नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। में हूं पिनाज त्यागी और मेरी दिल्ली की टीम दिल्ली की चुनावी नब्ज टटोलते हुए पहुंच गई है रोहिणी विधानसभा क्षेत्र। जी हां, रोहिणी विधानसभा क्षेत्र में आज मेरी दिल्ली की टीम है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहां पर तीनों पार्टियों के नेता हमारे साथ मौजूद रहेंगे चर्चा के लिए। और रोहिणी की अगर हम बात कर दें तो यहां पर दबदबा तो बीजेपी का माना जाता है, लेकिन पिछली बार आपकी और केजरीवाल की लहर कुछ ऐसी चली कि यहां से 4 बार के विधायक रह चुके जय भगवान जी को 1700 वोटों के लगभग हार का सामना करना पड़ा, इतने कम मार्जिन से। तो फिलहाल इस बार की स्थिति क्या होगी, क्योंकि पिछले विधायक साहब का तो खुद का टिकट भी पक्का नहीं लग रहा है और जिस तरह के बागी तेवर उन्होंने अपना लिए हैं पार्टी में, तो सब कुछ ठीक ठाक कम से कम राजेश गर्ग साहब के साथ नहीं लग रहा है। तो तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे हम। हमारे साथ खास मेहमान होंगे, हमारे साथ सावित्री तोमर जी होंगी कांग्रेस से, आपका स्वागत है। हमारे साथ जय भगवान जी होंगे, पूर्व विधायक हैं, बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, आपका स्वागत है। और हमारे साथ शालिनी जी हैं, आपकी नेता हैं, राजेश गर्ग जी नहीं आए हैं, उनका प्रतिनिधित्व करेंगी। अब एक बागी नेता का, एक बागी विधायक का कैसा प्रतिनिधित्व करती हैं शालिनी जी, ये भी देखना दिलचस्प रहेगा। इन सभी से मैं चर्चा करूंगी और रोहिणी में कैसा कामकाज हुआ है जनता के बीच भी जाकर हम टटोलने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले आइए देख लेते हैं कि ये जो रोहिणी इलाका है, यहाँ के जातिगत समीकरण क्या कुछ कहते हैं, यहाँ पर कौन कौन से इलाके हैं और किस तरह का इसका राजनीतिक इतिहास रहा है और ये इलाका आखिर बना कैसे है। ये है दिल्ली का रोहिणी विधानसभा क्षेत्र। डीडीए ने इस इलाके को बसाया था, लिहाजा रोहिणी के कई इलाके पॉश माने जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम अंबेडकर नगर स्लम में जाते हैं या फिर नाहरपुर जैसे गांव की ओर रुख करते हैं तो वहां समस्याओं का अंबार नजर आता है। इस विधानसभा क्षेत्र का अधिकांश इलाका तो पॉश है, लेकिन यहाँ की समस्याएं कुछ ऐसी भी हैं जो बेहद गंभीर है। खास तौर पर यहाँ जाम की समस्या जो है वो बेहद आम है। भले ही इस पूरे विधानसभा क्षेत्र को देखें तो मेट्रो ने कनेक्ट कर लिया हो, लेकिन मेट्रो की कनेक्टिविटी के बावजूद सबसे बड़ी समस्या यहाँ के लोगों को ऐसी लगती है कि जाम जो है उससे छुटकारा मिलता नजर नहीं आ रहा। दूसरी सबसे बड़ी गंभीर जो चुनौती है कहीं न कहीं वो है अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन की। भले ही ये इलाका जो है वो ज्यादातर डीडीए का बसाया हुआ है, बावजूद इसके अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन इस इलाके में धड़ल्ले से होता है और लोगों को ऐसा लगता है कि एमसीडी जो है वह आंख मूंद कर सोई रहती है और ऐसे में कहीं न कहीं भ्रष्टाचार का सवाल भी उभर कर सामने आता है। रोहिणी विधानसभा क्षेत्र को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। 1993 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर जय भगवान ने जीत दर्ज की। उसके बाद से जय भगवान 4 बार इस इलाके से बीजेपी के विधायक रहे। लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के राजेश गर्ग ने जय भगवान को हरा दिया। इस बार आम आदमी पार्टी के राजेश गर्ग ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। रोहिणी विधानसभा क्षेत्र पे शुरू से बीजेपी का कब्जा रहा है, लेकिन 2013 के चुनाव में आपने धोखा दे दिया। यही वजह है कि 4 बार के विधायक जय भगवान अग्रवाल 2013 में चुनाव हार गए। वैसे माना जा रहा था कि बादली को हटा के जब रोहिणी विधानसभा बनाया गया तो 208 में ही शायद उनको परेशानी होगी, लेकिन फिर भी वो चुनाव जीत गए। इस इलाके की अगर हम बात करें तो इस इलाके में वैश्य समुदाय के लोग 21% हैं। उसके बाद पंजाबी समुदाय के लोग भी काफी संख्या में हैं, राजपूत भी काफी संख्या में हैं और मुसलमान 3% है यहाँ पे। लिहाजा जो पंजाबी और वैश्य मतदाता जिसको वोट देते हैं वही यहाँ पे जीतता है। ट्रैफिक जाम और अवैध निर्माण से जूझ रहे रोहिणी के लोगों का कहना है कि जो नेता पार्किंग और ट्रैफिक जाम से निजात दिलाएगा वही इस बार का चुनाव जीतेगा। तो दोस्तों, पुलिस वालों ने पैसे लेने बंद। इसके अलावा मोदी बनाम केजरीवाल और भ्रष्टाचार भी रोहिणी में बड़ा मुद्दा साबित हो सकता है। चुनावी समीकरण की बात करें तो बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस यहाँ पे इस बार काफी मजबूत दिखाई पड़ रही है। क्योंकि कांग्रेस इसलिए मजबूत दिखाई पड़ रही है क्योंकि मध्यम वर्गीय परिवार में आपने भी काफी हद तक सेंध लगाया है। लेकिन आपकी मुश्किल ये है कि यहाँ से अरविंद केजरीवाल ने अपने उम्मीदवार को बदल दिया है और राजेश गर्ग जो कि पहली बार यहाँ से चुनाव जीत के आए थे उनका टिकट काट दिया है। लिहाजा ऐसी स्थिति में मुकाबला त्रिकोणीय होगा। लेकिन देखना ये जरूरी हो गया कि मध्यम वर्गीय परिवार इस बार किस पे भरोसा जताता है। कुछ लोग स्थायी सरकार को भी मुद्दा बता रहे हैं। ऐसे में इस बार रोहिणी का चुनाव न सिर्फ कांटे का है बल्कि बेहद दिलचस्प भी। टीम न्यूज नेशन। चलिए, तो रोहिणी के राजनीतिक इतिहास के बारे में आपने जाना, सामाजिक संरचना को आपने समझा और अब जरा जानते हैं नेताओं के बीच जाकर कि भाई यहाँ पर कामकाज कैसे हुआ। शालिनी जी, मेरा पहला सवाल आप ही से होगा, क्योंकि राजेश गर्ग जी ने यहाँ पर अप्रत्याशित जीत दर्ज की, 4 बार के विधायक को हराया, लेकिन वो तो खुद ही बागी हो गए, तो फिर काम क्या किया? आप तो टिकट भी पक्का नहीं लग रहा उनका।
देखिए, हमारी पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और कुछ न कुछ हमेशा मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं है। उन्होंने अपने इश्यूज हमारे लीडरशिप के सामने रखे हैं और क्योंकि पिछले 1 साल में कुछ असाधारण राजनीतिक परिदृश्य पूरे भारत में रहे हैं और दिल्ली उनमें से एक अपने आप में एग्जाम। काम की वजह से टिकट कट रहा है उनका या फिर बगावत की वजह से कट रहा है? अगर लोकतांत्रिक पार्टी है तो बगावत का तो वेलकम होना चाहिए। नहीं, मेरे ख्याल से टिकट के बारे में अभी हम लोगों ने तो देखिए, आप जहां तक टिकट की बात करें, हमने तो 45 उम्मीदवार अभी तक घोषित भी कर दिए और दूसरी पार्टी का भी सीएम का पता नहीं और कैंडिडेट का पता नहीं। राजेश गर्ग जी का बताइए। ये अभी विचार में है और जब तक वो कोई बात आती नहीं, जब तक वो विचार के अंडर है, तब तक मैं उस पर कोई वक्तव्य नहीं दे सकती और अभी तक विचार में ही है। आप अभी तक उनका उन्होंने कामकाज कैसा किया, चलिए ये बता दीजिए। तारीफ करेंगे उनके काम की? हाँ, बिल्कुल करूंगी, क्योंकि उन्होंने गरीबों की आवाज को पुरजोर तरीके से उठाया है और जो भी मिडिल क्लास यहाँ पे रहा है, जो स्कूलों की समस्या से और बाकी एमसीडी के करप्शन से जो बेहाल जनता है, उनकी आवाज उन्होंने बहुत पुरजोर तरीके से उठाई है। 2 करोड़ रुपए के सीसीटीवी कैमरे उन्होंने कहा है कि उन्होंने इंस्टॉल करवाए हैं। उसके बारे में जनता से पूछेंगे भाई वो कैमरे क्या और क्या कुछ देखते हैं। जय भगवान जी, 1700 वोटों से हरा दिया था गर्ग साहब ने, लेकिन आज खुद ही यहाँ पर मौजूद नहीं है और पार्टी से बगावत कर रहे हैं। ये कोई राजनीति तो नहीं है आपकी? मैं 1993 में पहली दफे विधायक चुनकर आया था। दिल्ली की 3 मूलभूत समस्याएं हैं, बिजली, पानी, सीवर। हमने तीनों का पूरी तरह से एकदम समाधान कर दिया। आज बिजली, पानी, सीवर नाम की तो फिर 5वीं बार क्यों नहीं आ सके? मगर केजरीवाल ने अन्ना हजारे की आड़ में दिल्ली की जनता का विश्वास जीतने का काम किया था और उन्होंने दिल्ली की जनता के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया, क्योंकि जिस पार्टी के खिलाफ उन्होंने आवाज बुलंद की थी भ्रष्टाचार के खिलाफ, उसी पार्टी का जब साथ लेकर उन्होंने सरकार बना ली तो उसी दिन दिल्ली की जनता ने सोच लिया था कि इससे बड़ा विश्वासघात नहीं हो सकता। और अब मैं दावे के साथ कह सकता हूं। अच्छा, पार्टी तो आप ये भी कह रहे हैं कि विश्वासघात आप लोग भी कर रहे हैं उनके साथ, उनके लोगों को जरा बरगला के, और बगावत के स्वर जो है आप ही की शय पर बुलंद हो रहे हैं। हमने आज तक विश्वासघात नहीं किया है। नरेंद्र मोदी ऐसे प्रधानमंत्री है जिन्होंने हिंदुस्तान का नहीं सारी दुनिया का विश्वास जीत लिया है और उन्होंने पूरी तरह से डंका बजा दिया है। यहाँ पार्किंग की समस्या है, ग्रुप हाउसिंग की समस्या है और कॉलेजों की समस्या है। कॉलेजों का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया है और जितने विद्यालय सारी रोहिणी में, इसी विधानसभा में सारी रोहिणी में जितने विद्यालय कच्चे भवनों में थे, उनका कल 10 विद्यालयों का उद्घाटन तय हुआ। बहुत बढ़िया, उद्घाटन तय हुआ है, लेकिन 20 साल तो एक अच्छा खासा वक्त होता है उद्घाटन से आगे बढ़कर इमारत बनाने का। चलिए ये बताइए, आप कांग्रेस की अगर हम बात करें, आपने तो अपने अन्ना हजारे के नाम पर या आपकी लहर में इस बीजेपी डोमिनेट सीट पर अपना दबदबा कायम कर लिया। कांग्रेस सबके बीच, दिल्ली में तो हम बाद में पूछेंगे, लेकिन यहाँ रोहिणी में कहाँ खड़ी नजर आती है? रोहिणी में खड़ी होगी। अब 20 साल ये इन्होंने कुछ नहीं किया, 1 साल इन्होंने किया, तो अब कांग्रेस ही तो करेगी सारा काम। कांग्रेस ही आएगी, मुद्दों की लड़ाई है, मुद्दों पे लड़ाई लड़ेंगे। अब ये कल उद्घाटन कर रहे हैं स्कूलों का, क्या 20 साल ये एमएलए रहे जब क्यों नहीं किया उद्घाटन? इस रोहिणी में जिस टाइम पे धूल उड़ती थी, रोहिणी बसी थी, सज्जन कुमार जी ने गली गली में जाके काम करवाया और सज्जन कुमार जी के काम पे आज तक वो कहते हैं ना कि फटे हुए पे थेगड़ी भी नहीं लगी, तो वो भी नहीं लग लिया अभी तक। सही मायने में तो ये है। जरा पीछे से शुरू करती हूँ, आगे वालों का नंबर तो बड़ी जल्दी आ जाता है। जरा आप बताइए, कैसा काम किया यहाँ पर 1 साल में राजेश गर्ग जी ने? उन्हें मौका दिया था जनता ने। मैं नाहरपुर से हूँ और नाहरपुर में राजेश गर्ग जी सेक्टर 7 में कभी हमें दिखाई नहीं दिए। काम तो बहुत दूर की बात है। अच्छा, काम तो बहुत दूर की बात है। और जो कांग्रेस जी कह रहे हैं सज्जन कुमार जी ने हमारे गांव की फिरनी का सत्यानाश कर दिया। अच्छा, सब गांव में उन्होंने अच्छी फिरनी थी, नाहरपुर की तरफ उन्होंने लिखाया नहीं। वो कहते थे जय भगवान जी नेता आपके वहाँ जाओ। अच्छा, तो जय भगवान जी आपके नेता, इसीलिए ये बुराई तो नहीं हो रही है? नहीं, हमारे नेता तो जय भगवान जी हैं, लेकिन उन्होंने नेता वो भी थे, एमपी थे हमारे। अच्छा, उनका कर्तव्य बनता था, उन्होंने कुछ नहीं किया। अच्छा, कुछ नहीं किया। चलिए अपने नेता की तो तारीफ करें। आप बताइए यहाँ पर किस तरह का कामकाज हुआ है? जी, हमारे यहाँ के विधायक जो हैं श्री राजेश जी, उनको हमने जितनी बार देखा धरने पे अलावा कहीं नहीं देखा। स्कूलों के बाद धरने पे बैठे हैं, थाने के बाद धरने पे बैठे हैं, समुदाय भवन के बाद धरने पे बैठे हैं। धरना करने के लिए आए हैं या काम करने के लिए आए हैं, पहले उनसे पूछिए। चलिए, तो धरने पे ज्यादा बैठे हुए नजर आए यहाँ पर विधायक जी, और कुछ लोगों से जानते हैं। आप बताइए यहाँ पर किस तरह का कामकाज हुआ है? यहाँ मैं यहाँ पर पिछले 10 वर्षों से रोहिणी में रह रहा हूँ और मैंने करीब पूरे हिंदुस्तान में बहुत भ्रमण किया और मैंने सब जगह देखा है। यहाँ पर जितना भी विकास हुआ है वो बहुत ही अप्रत्याशित है और बहुत ही ज्यादा हुआ है। चलिए, इतना काम हो गया। आप बताइए, महिलाओं को कुछ ना कुछ शिकायत रहती ही है, तो जरा उनसे पूछ लेती हूँ। आप मैम खड़े हो जाइए। कोई शिकायत है या सब काम हो गए यहाँ पर? नहीं, शिकायत की बात नहीं है मैम। ऐसा है कि हम पहले
कई सालों से कांग्रेस को वोट दे रहे थे, कांग्रेस पार्टी को वोट दे रहे थे। इस बार जैसे केजरीवाल जी ने वादे किए बहुत बड़े बड़े कि मैं पानी कर दूं, एक मिडिल क्लास को क्या चाहिए कि उनकी किचन अच्छे से, लेडीज को जो है किचन अच्छे से चलती रहे, पानी बिजली की समस्या ना हो, बिल ज्यादा ना, तो बिल आधा कर दिया था। उन्होंने किया नहीं किया मैडम, वही मैं आपको बताना चाह रही हूँ, मुझे आप 2 मिनट देंगी। उन्होंने क्या किया कि शोर मचा के ही हमने पानी का बिल जो है फ्री कर दिया, पानी फ्री कर दिया, बिल आधा कर दिया। आपको दिक्कत है, आधा नहीं किया। चलिए, सुरक्षाओं की अगर मैं बात करूं मैडम, सुरक्षा यहाँ पर आपके विधायक साहब कह रहे हैं 2 करोड़ का खर्चा कर दिया भाई उन्होंने सीसीटीवी कैमरे लगवाने में, कहीं दिखे वो कैमरे? कौन से वाले ने? गर्ग साहब कैमरे दिखे कभी? नहीं, कभी नहीं देखे हमने। नहीं दिख रहे, कुछ नहीं दिख रहा, काम है ही नहीं, काम किया। कैमरे यहीं पे दिख रहे हैं और हमारे को तो कहीं नजर नहीं आए, क्योंकि चोर उनके क्षेत्र में, हमारे जो क्षेत्र में विधायक जी जब तक थे यहाँ पे। महिलाओं की सुरक्षा यहाँ पर कैसी? आपसे पूछूं मैं, आप एक यूथ हैं, कॉलेज भी जाते होंगे, किस तरह की सुरक्षा है यहाँ? यहाँ कोई सुरक्षा नहीं दिखती। मैं आपको खुद बताना चाहूंगी, मैंने इलेक्शन पे राजेश गर्ग जी को वोट दिया और मैं खुद बताना चाहूंगी कि मैंने उनकी आज तक शक्ल नहीं देखी कभी। मैंने उनको सिर्फ टीवी पे देखा। चलिए भाई, आपकी पार्टी पर विश्वास किया, लेकिन यहाँ पर सवाल है शालिनी जी, या तो धरने पर नजर आए या फिर गायब नजर आए, ऐसा क्यों? और उस लड़की ने तो वोट भी दिया, तो जाहिर सी बात है आपको पसंद करती होगी। ऐसा है मैम, पुलिस मुझे लगता है आपको शायद पता नहीं है, होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का तो फिर सीसीटीवी लगवाने के दावा भी तो वही कर रहे हैं जो दिख नहीं रहे हैं। मैडम सीसीटीवी के जहां तक सवाल है, आप कहीं पे भी जाके पता कीजिए कि ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स क्या आती हैं। अच्छा। आपको यहाँ पे टेंडर लगा, आप लोग जब वादे कर रहे थे तब आपको पता नहीं था ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स कौन कौन सी आती हैं? ऐसा है मैडम, ऐसा सपना दिखा रहे थे कि रात को सब कुछ ठीक हो जाएगा जब से आम आदमी पार्टी आएगी, ऐसा लोग कहते हैं, आपकी विपक्ष कहता है। ऐसा है कि वो तो 6 महीने से भी 1 रुपए का फर्क किसी की जिंदगी में पड़ा नहीं है, और मोदी जी भी ये कह रही है सब कुछ सरकार नहीं करेगी, लोगों को भी करना पड़ेगा। दूसरी बात, जहां तक है 49 दिन की सरकार थी, लंगड़ी लूली सरकार थी, इसीलिए गिरा दी गई। आपकी एक टांग बांध दी जाए तो आप भी भाग नहीं सकते। वो वादे तब पूरे होंगे जब हम बहुमत से आएंगे, और इस बार हम बहुमत से आएंगे। विधायक की, और जो जहां तक आप धरने की बात कर रही है, वो यहाँ के एमएलए द्वारा 20 साल से लगातार स्कूलों में और सड़कों में यहाँ पे जो करप्शन हो रहा है उसके ऊपर किसी। अच्छा, केजरीवाल जी पर जो आरोप लगा रहे हैं, आप अपने विधायक को तो बहुत डिफेंड कर रहे हैं, केजरीवाल जी पर वो आरोप लगा रहे हैं, तो विधायक जी अगर इतने सही हैं तो केजरीवाल जी पर लगे आरोप भी सही हैं? ऐसा है, केजरीवाल पे ऐसे कोई उन्होंने आरोप नहीं लगाया है कि ये कोई बहुत आप मीडिया में वो तिल का खुला पत्र है। हाँ, खुला पत्र है, वो उस समय उनको लगा होगा, ऐसा उसमें कुछ नहीं खास लिखा गया जिसको आप सब कुछ ठीक है जी, तिल का ताड़ ना बनाया जाए, ये मेरी गुजारिश है। ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक जब सीट के बारे में कोई विचार पार्टी ने नहीं किया है, तो आप मुझे आप बताइए कि जय भगवान बिल्कुल डिक्लेयर्ड कैंडिडेट है, या ये जो खड़ी है यहाँ पे कांग्रेस? हम तो बगावत की बात कर रहे हैं, उम्मीदवार की बात नहीं। आप दूसरी पार्टियों से जी चलिए यहाँ पर जय भगवान जी आपका कैंडिडेचर के ऊपर पूछ रहे हैं, मिल जाएगा टिकट इस बार, पिछली बार हारने के बाद? ऐसा है, पार्टी ने निर्णय करना है। अभी हमारी पार्टी ने किसी टिकट के ऊपर कोई निर्णय नहीं किया, अभी हमारी इलेक्शन कमेटी का भी गठन नहीं हुआ है। अच्छा, चलिए मुझे एक बात बताइए, मिलेगा बीजेपी को मिलेगा, किसी बाकी को नहीं मिलेगा, किसी ऐसे को नहीं मिलेगा जो दूसरी पार्टी छोड़कर आया हो। बीजेपी के तगड़े कैंडिडेट। आप किसी की पार्टी छुड़वाने वाले तो नहीं है ना? मैं किसी की पार्टी छुड़वाने वाला नहीं हूँ। अच्छा, मुझे एक बात बता दीजिए, पिछली बार मोदी जी यहाँ आए थे, रैली भी की थी, उसके बावजूद भी नहीं जीते भाई लोग, तो इस बार मोदी जी का सिक्का चलने वाला है? मोदी जी का सिक्का ही नहीं, ये मोदी जी ने प्रमाणित कर दिया है कि बीजेपी पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता जो कहते हैं वो करते हैं, और नरेंद्र मोदी एक स्वयंसेवक है। आज तक अमेरिका ने भी मान लिया, ही इज द मैन ऑफ एक्शन, कर लोगों का विश्वास जीतने का काम किया है। इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी। चलिए तो यहाँ पर दावे अपने अपने हैं, पूर्ण बहुमत की मांग यहाँ पर आप कह रहा है कि भाई हमें वोट दीजिए, इस बार लंगड़ी लूड़ी नहीं, पूरी सरकार चलाइए, कांग्रेस के अपना अस्तित्व खोया हुआ वापस लौटा पाएगी, कहीं डार्क हॉर्स तो साबित नहीं हो पाएगी, और यहाँ पर मोदी जी का सिक्का वाकई में क्या चलेगा, इन तमाम पहलुओं पर भी बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। रोहिणी विधानसभा क्षेत्र से मेरी दिल्ली हमारी खास पेशकश लगातार जारी हो, और यहाँ पर मुकाबला इसलिए दिलचस्प है क्योंकि पिछली बार 4 बार से रह चुके विधायक जय भगवान जी को आपके राजेश गर्ग ने मात दे दी थी। मोदी जी ने रैली की थी लेकिन उनका असर नहीं चला था, लेकिन इस बार क्या कुछ होगा, क्योंकि राजेश जी बागी हो गए हैं, और क्या ऐसे में कांग्रेस कुछ बड़ा रोल प्ले कर सकती है? इन तमाम पहलुओं पर हम चर्चा कर रहे हैं। जनता हमारे साथ है, तमाम नेता हमारे साथ मौजूद है। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जनता के बीच में ही चलेंगे, उसके बाद मैं सभी लोगों के पास वापस आती हूँ। आप बताइए यहाँ पर कामकाज कैसा हुआ है? जब नेक्स्ट ईयर राजेश गर्ग जी आए थे तो उन्होंने बहुत पानी और बिजली के लिए हमसे कहा था कि मैं आपका 50% कम हो जाएगा, लेकिन उसके बाद उन्होंने जीतने के बाद एक दिन भी शक्ल नहीं दिखाई। मैं हमेशा से कांग्रेस को वोट देती आई, लेकिन मैंने नेक्स्ट ईयर
झाड़ू को वोट दिया, मेरा वोट बेकार गया। कुछ और महिलाओं के बीच यहाँ पर हम पहुंचने की कोशिश करेंगे और उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप बताइए मैडम, यहाँ पर अपर मिडिल क्लास के लोग रहते हैं, एक बार खड़े हो जाइए। तो कहा जाता है कि यहाँ पे लोग नेशनल के जो मुद्दे होते हैं, राष्ट्रीय मुद्दे जो होते हैं, उनको भी तवज्जो देते हैं। जब आप वोट डालने जाएंगी तो मोदी जी की तस्वीर होगी या केजरीवाल जी के दिमाग में, या फिर क्या आधार रहेगा आपके वोट का? मेरे दिमाग में तो मोदी जी की भी रहेगी और अपने विधायक जी की भी रहेगी, जिन्होंने अपने काम किए अपने क्षेत्र में, तो उन्हीं को देखते हुए मैं वोट डालूंगी। अच्छा, तो आप बताइए, जब आप वोट डालने जाती हैं तो राष्ट्रीय मुद्दे ज्यादा हावी रहते हैं या फिर लोकल? राष्ट्रीय मुद्दे तो रहते हैं, लोकल उससे ज्यादा रहते हैं। लोकल उससे ज्यादा रहते हैं। क्या लग रहा है, विधायक, पूर्व विधायक जो रह चुके हैं यहाँ पर और दावेदार हैं टिकट के, केंद्र की नीतियों के नाम पर चुनाव लड़ेंगे या अपने काम के नाम पर? देखिए, इनके पास कोई चेहरा नहीं है, अपना भी नहीं है, और दिल्ली के लिए भी कोई चेहरा नहीं है, तो ये मोदी का नाम इस्तेमाल करेंगे। और सच तो ये मोदी तो मुख्यमंत्री यहाँ के बनने वाले नहीं है। और जब इन लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी को पिछले सितंबर में ही घोषित कर दिया गया था, तो अब क्या, ये तो हमेशा ये कांग्रेस को भी 20 साल बोलते रहे कि आप लोग के पास नेतृत्व का चेहरा नहीं होता है कि हम लोग सब जो डिसाइड करेगी पार्टी। अब इस बार क्या हो गया ऐसा दिल्ली में कि इनके फाख्ते उड़े हुए हैं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कौन है, क्योंकि 12 लोग लाइन में हैं। $200 बिलियन की तो नवाज शरीफ भी डील कर रहा है चाइना से। ऐसा क्या खास कर दिया मोदी? चलिए, कुछ खास नहीं नजर आ रहा है विपक्ष को, लेकिन मैं यहाँ के मुद्दों की तरफ लौटती हूँ। आप ये बता दीजिए, आप कह रहे हैं 20 साल में मैंने बहुत काम करवा दिया, तो इस बार क्या काम करवाएंगे जिसके लिए जनता आपको वोट दे? आपने कहा कि दिल्ली के लिए मोदी जी ने क्या किया? नहीं, मैंने सवाल बदल दिया। मैंने सवाल बदल दिया। बार पेट्रोल डीजल की, अरे वो तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, सुनिए, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम कम हो रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम कम हो रहे हैं, उसमें मोदी जी का कोई रोल नहीं है। यहाँ की बताओ। हाँ, यहाँ की बिजली, पानी, सीवर की समस्या बिल्कुल पूरी तरह से खत्म है। पार्किंग की समस्या है, पार्किंग के लिए 2 प्लॉट पिछले 1 महीने के अंदर डीडीए से अलॉट करा दिए हैं, उनमें पार्किंग की व्यवस्था हो जाएगी। ग्रुप हाउसिंग की समस्या है, ग्रुप हाउसिंग और हाउस बिल्डिंग सोसाइटी के एक जैसे नियम करने का प्रस्ताव पहली दफा विधानसभा में हम लेकर आएंगे। जो सारी दिल्ली की 4000 ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी है, उनको विशेष फायदा होने वाला है। बाबा साहब अम्बेडकर हॉस्पिटल का निर्माण कार्य प्रारंभ कराया था नरसिम्हा राव जी ने 1991 में, और वो छोड़कर भाग गए थे। 3 साल एक ईंट भी नहीं लगी थी, वो बनवाया था 20 साल के अंदर बनवाया। चलिए, मैं आपकी विपक्ष काम को अच्छा नापता है। ये बताइए, अगर ये इतने अपने 4 बार की जीत इनके खाते में और इतने सारे काम गिनवा रहे हैं, कराए हैं, तो यानी विपक्ष के पास कुछ नहीं है उनके खिलाफ कहने को? बहुत कुछ है हमारे पास तो कहने के लिए। ये इनके खुद ही बता देंगे कि इनकी पोजीशन क्या है। हमारे पास तो ये है कि गरीब की चूल्हे पे जो रोटी पकती है, जो महंगाई है, अभी इन्होंने बोला कि पेट्रोल डीजल कम कर दिया। पेट्रोल डीजल कोई खाने पीने की चीज थोड़ा ही है। अपने परिवार को छोड़ के आ गया, वो परिवार को क्या समझेगा? निजी हमला नहीं करते हैं हम यहाँ पर। चलिए, यहाँ पर थोड़ा और जनता के बीच में जाने की कोशिश करते हैं और कुछ लोगों से बात करते हैं। जी बताएं, आप बताइए। हमारी शुरू से मांग है कि ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के अंदर एमएलए या काउंसलर या एमपी फंडर लगना चाहिए। चलिए, यहाँ पर आपसे मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या दिक्कतें आपको लगती हैं? सबसे ज्यादा जो जरूरत है हमें ओपन एयर स्टेडियम। हमारे लिए यहाँ एक बड़ा सभागार जो डीडीए से बनना था, वो अभी तक पेंडिंग है, उसके लिए हमें बहुत ज्यादा यहाँ जरूरत है। और इसके अतिरिक्त रोहिणी के एक बहुत समय से हम लगातार एक मांग करते रहते हैं कि रोहिणी एशिया की अब दूसरे नंबर की सबसे बड़ी कॉलोनी है, यहाँ सर्कुलर बस सेवा की यहाँ बहुत आवश्यकता। चलिए, तो ये तमाम दिक्कतें हैं जय भगवान जी, और 20 साल के अंतराल में ये तमाम दिक्कतें कहीं ना कहीं दूर हो सकती थी। डीडीए के प्लॉट जो है फ्लैटों के लिए तो बड़े निकल गए, लेकिन जनता की भलाई के लिए कुछ स्टेडियम, कम्युनिटी सेंटर, इस तरह के कामों के लिए नहीं निकल पाए। 1981 में ये रोहिणी कॉलोनी बननी प्रारंभ हुई थी, मगर आज सबसे बड़ी कॉलोनी की आबादी उभर कर आई है। और रोहिणी कॉलोनी ऐसे जो 4 विधानसभाओं में विभक्त है, यहाँ जितनी समस्याएं थी चुन चुन का समाधान किया। आपने कम्युनिटी हॉल की बात करी, कोई सेक्टर रोहिणी में ऐसा नहीं है जिसमें कम्युनिटी हॉल नहीं हो। और स्टेडियम सेक्टर 3 के अंदर बनने लग रहा है। और भी यहाँ लैंड यूज डिसाइड है एक एक जमीन का। अगर कोई ऐसी जगह अवेलेबल होगी जिसका लैंड यूज डिसाइड नहीं है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं उसका लैंड यूज चेंज करवा के और जो सुविधाएं चाहिए वो भी हम करवाएंगे। पर आप बताइए सावित्री जी, सारे कामकाज हो गए हैं, ये तो कह रहे हैं सब करवाएंगे। आप बताइए जनता के बीच जब आप वोट मांगने जाएंगी, नहीं बात करते हैं, वो इन्होंने बनाया और खुद ही कब्जा कर रखा है इनकी काउंसलर ने, वही बैठी है उसमें ताला बंद करके, कोई आदमी बैठ नहीं। आरोप मत लगाइए, मैं आपसे पूछ रही हूँ जनता के बीच आप जाएंगी तो वोट क्यों दे कांग्रेस को? कांग्रेस को वोट इसलिए देंगे जो कहती है, जो करना है वही कहती है, झूठ नहीं बोलती कभी कांग्रेस, और ना कांग्रेस ने झूठ बोला।
और झूठ सच्चाई के ऊपर और अपने काम के ऊपर 15 साल का इतिहास देख लो, उससे पहले का देख लो दिल्ली में कि क्या काम था, और 15 साल का देख लो। शालिनी जी, आपके तो यहाँ से विधायक भी बागी हो गए, मौका दिया गया था, तो अब आपकी पार्टी पर एक बार फिर से क्यों विश्वास किया जाए? देखिए, ये नया युग है, नई दौड़ की जरूरत है। यहाँ पे नए लोग रेस में हैं, जिनको मौका देना बहुत जरूरी है। एक नए भारत की रचना जरूरी है। यहाँ पे एक भारत और इंडिया साथ साथ में एग्जिस्ट करते हैं और मुझे लगता है कि एक मौका उनको मिलना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं जो जय भगवान 20 साल में दूर नहीं कर सके, मुझे लगता है 5 साल में एक ईमानदार, जी हाँ बिल्कुल ईमानदार सरकार जरूर कर पाएगी। चलिए, तो यहाँ पर अपने अपने दावे हैं, नई सोच को मौका दिया जाए एक बार फिर से, भले ही वो सोच बागी क्यों ना हो। कोई कह रहा है 20 साल में वो कर दिखाया, आपकी लहर में भले ही पिछली बार हार मिली, लेकिन कहा जा रहा है कि इस बार फिर से विश्वास कीजिए। और कांग्रेस कह रही है कि भाई दोनों को आजमा लिया, हमें भी मौका दीजिए। लेकिन ये जनता है, सब कुछ बखूबी जानती है, उसको मालूम है किसने काम किया है, कौन उसके लिए अच्छी नीतियां लेकर आएगा, तो वो अपने मताधिकार का फैसला अपने मत से करेगी। फिलहाल रोहिणी से हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी और विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं और राजनीतिक मिजाज के साथ।